स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी, उसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया जो हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की जो हमने बात की थी। आपको ध्यान रखना है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, कितने पेयर्स में है, कहाँ उनकी पोजीशन है और कौन सा केमिकल या कौन सा सिक्रेशन वहाँ से सिक्रेट होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो बच्चों, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। या अपन कहें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म या मासिक चक्र जिसको हम कहते हैं, इसमें मैंने आपको ये दो चीज़ें ये भी बताई थी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, या हम कहें कि फीमेल की जो लाइफ है, उस लाइफ में पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो उसे क्या कहते हैं। और एक हम कह रहे हैं कि फीमेल की जो लाइफ है, उस फीमेल की लाइफ में सबसे लास्ट टाइम, या हम कह रहे हैं कि इसके बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, या जो लास्ट में मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ था उसको हमने क्या कहा था, मेनार्क और मेनोपॉज। मेनार्क का मतलब क्या था, पहली बार लाइफ में पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना, और मेनोपॉज का मतलब क्या था बच्चों कि लाइफ में लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब आपको बता देता हूँ कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हम पढ़ेंगे, इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। इसके अंदर दो बातें आप याद रखोगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे, एक तो सबसे पहले क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो किससे रिलेटेड है। या आपसे पूछा जाएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट या प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या नाम बताया था, ओवेरी। बोलो, ओवेरी, ठीक है ना। और मेल में क्या था, टेस्टिस। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओवेरी और यूट्रस, इन दोनों से, या इन ध्यान रख सकते हैं कि इन दोनों की फ्यूजन होती है। देखो, एक तो होता है ओवेरियन साइकिल, ठीक है, एक होता है यूटेरियन साइकिल। इसको समझने की कोशिश करो। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हम पढ़ेंगे, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है, एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब होता है, जैसे हम कहें कि एक फीमेल है, तो इस फीमेल में प्रेगनेंसी होने के लिए उसके यूट्रस में, और यूट्रस के अंदर जहां हम कह रहे हैं कि निषेचन कब होता है, जब ओवम रिलीज होगा, तो ओवेरी। सिंपल सी बात मैं आप यहां आपको बता देता हूं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल वास्तव में एक्चुअल में है क्या। तो यूट्रस के अंदर क्या फीमेल की पूरी लाइफ, कंप्लीट लाइफ, यूट्रस की जो कंडीशन है, या जो यूट्रस होता है वो उसी कंडीशन में रहता है, या उसमें कुछ बदलाव होते हैं। एक तो ये चीज आपको याद रखना है, एक ओवेरी में कुछ बदलाव होते हैं। तो देखो बच्चों, यूट्रस वाली बात हमने नहीं की है, लेकिन ओवेरी वाली बात हमने कर ली है कि ओवेरी में कुछ बदलाव होते हैं या नहीं होते हैं। जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि ओवेरी में क्या बदलाव होते हैं, तो एक बार उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला जो लेक्चर हमने पढ़ा है उसको एक बार देखने की कोशिश करें, ठीक है। देखो, कईयों को देखने के बाद भी पता नहीं कि हाँ है। देखो कैसे याद करना है इसको। मैंने आपको कहा था बच्चों कि जब प्राइमरी जर्म सेल, देखो याद आएगा, योग से, इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन था, योग से एक प्राइमरी जर्म सेल, उगोनिया आएगा उस साइड, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, ये कुछ याद आ रहा है क्या, ये पढ़ा था ना हमने। वो सारा क्या किसका खेल है बच्चों, ओवेरी का। ये सारे ओवेरी के अंदर ही होते हैं, और ओवेरी के अंदर ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको बोलते हैं बच्चों ओवेरियन साइकिल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओवेरी में परिवर्तन, चेंजेस इन ओवेरी, ठीक है। दूसरी यदि अपन बात करते हैं कि ओवेरियन साइकिल तो हमने पढ़ लिया है कंप्लीट। यूट्रस साइकिल क्या होता है, या यूटेरियन साइकिल क्या होता है। यूटेरियन साइकिल जैसे ओवेरी के लिए लिखा है, वैसे अपन क्या लिखेंगे यूट्रस के लिए। यूट्रस में परिवर्तन,
अब आप कहोगे कि सर यूट्रस में क्या परिवर्तन होगा, तो उसकी अपन यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो इम्प्लांटेशन मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया, इम्प्लांट अंतर होगा, यानी कि जाइगोट बनेगा और जाइगोट ये दीवार है एंडोमेट्रियम है किसकी, यूट्रस की, इसमें ये क्या हो जाता है अंदर की ओर धस जाता है, इसे हम कहते हैं इम्प्लांट। तो देखो बच्चों इस चीज को आपको समझना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सिंपल सा पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। देखो अपन कह रहे थे कि इस प्रकार से हमने बनाया था बच्चों यूट्रस, ठीक है, यहाँ की ओवरी, थोड़ा रफली डायग्राम में यहाँ बनाता हूँ, ये ओवरी, ठीक, ये पॉलिप। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं ऐसे इस प्रकार से 3 लेयर होती है, ठीक है ना। सबसे यहां जो बाहर की ओर है इसको बोलते हैं बच्चों पेरीमेट्रियम, बीच वाले को बोलेंगे मायोमेट्रियम, और ये यूट्रस की दीवारें हैं। ये बात समझ में। अब देखो आगे बात, यूट्रस की जो दीवारें हैं तो हम कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये दीवार एंडोमेट्रियम। तो अब मैं अभी बात कर रहा था कि जो इम्प्लांटेशन होता है उस समय या उससे पहले ओवरी की कंडीशन क्या सेम रहती है या उसमें कुछ बदलाव आते हैं, वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो ये जो एंडोमेट्रियम है तो उसमें इम्प्लांटेशन जब होगा तो इसकी थिकनेस बढ़ती है। थिकनेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ सेल्स जो होती है उन सेल्स की यहाँ पर लेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस लेयर को नाम देते हैं बच्चों स्ट्रेटम बेसिस, ठीक है। उसके बाद में एक दूसरी सेल्स की लेयर यहां पर बनेगी, इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रेटम फंक्शन, ठीक है। स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनल जो है उन सेल्स की यहाँ पे लेयर बनती है और लेयर का नाम क्या है स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनल। ये क्या कर रही है, एंडोमेट्रियम की जो दीवार है उसको क्या कर देगी, थिक कर देगी, मोटी कर देगी। अब मोटी करेगी तो मोटी दीवार में प्लेसेंटा बनने के लिए यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा उसके लिए इसमें क्या मिलेगी बच्चों, हेल्प मिलेगी। और ये किसकी बात चल रही है, यूट्रस की। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसके अंदर ये जो सेल्स होती हैं इन सेल्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, म्यूकस का सिक्रेशन भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स, तो आप ये देखो कि ये मेंटेन कब रहेगी, इसी को तो हमने कहा था ना प्रोलिफरेशन, याद आ रहा है कुछ, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन यही था, यही है यूटेरियन साइकिल, ठीक है। अब देखो प्रोलिफरेशन यानी कि जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो ये सेल्स कोई काम की नहीं रहेगी, ये यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जब टूटेगी तो सेल्स बॉडी से बाहर निकलेगी, सेल्स में जो ब्लड वेसल्स है तो कुछ ब्लड यहाँ पे बाहर निकलेगी। अब मैंने आपको कहा था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कुछ ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है, फीमेल की बॉडी से कुछ ब्लड बाहर होता है, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। और वो ब्लड कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। उसको केवल ब्लड नहीं होता है अकेला, उसमें कुछ म्यूकस होता है, कुछ ब्लड होता है, कुछ मरी हुई सेल्स होती है, और हम कह सकते हैं उसमें सेकेंडरी साइड भी होता है, क्योंकि निषेचन नहीं होगा तो सेकेंडरी साइड ही रहेगा, ओम थोड़ी बनेगा। ओम तो कहा था कि निषेचन होता है, निषेचन होने के तुरंत पश्चात क्या बन जाता है बच्चों, ओम, और ओम से क्या बन जाएगा, डायरेक्ट जाइगोट बन जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। अब मैं आगे जब बात करूंगा कि स्ट्रेटम बेसिलस, स्ट्रेटम फंक्शनल क्या है, प्रोलिफरेशन क्या होता है, ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड कहाँ से आया, म्यूकस कहाँ से आया, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ ये हमने पढ़ा, ठीक है। ये चाहो तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर लो, इसके बाद आगे बात करो।
दिन तो अब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो स्टेप्स हैं, जो स्टेज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो स्टार्टिंग हम करते हैं वो स्टार्ट होती है बच्चों ब्लीडिंग फेज। ठीक है, तो ब्लीडिंग फेज का मतलब क्या है, मैं इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे नंबर 1 पे जो हम बात करने वाले हैं वो है मेंस्ट्रुअल फेज। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए हमने कहा है कि इसका कितने दिन का होता है बच्चों, 28 डेज। तो पहला दिन जब शुरुआत होगी तो वो ब्लीडिंग फेज से होती है, 1 से लेके 5 दिन तक, 1 to 5 ब्लीडिंग फेज। यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो स्टार्टिंग है वो ब्लीडिंग फेज से होती है और ये कितने दिन का होता है, 5 दिन का, 1 से 5 दिन तक ये चलता है। क्लियर, ये बात आप याद रखोगे कि 28 दिन में से पहला दिन कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस मेंस्ट्रुअल फेज से। देखो क्या क्या होता है इसमें। यदि अपन बात करें ओवेरी की, ठीक है ना, ओवेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ओवेरी है उस ओवेरी में कोई बदलाव नहीं होगा। ओवेरी में बदलाव होने का मतलब ग्रेसियन फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल आदि नहीं बनेगी क्योंकि पहले से बनी हुई है। अपन बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्टार्ट होने की, तो आपको याद रखना है ब्लीडिंग फेज में ओवेरी में कोई बदलाव नहीं होगा। ये कंडीशन कब आती है, ब्लीडिंग फेज कब आता है, इसके लिए अपन कंडीशन की बात करते हैं तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि जब निषेचन नहीं होगा, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म नहीं आएगा, स्पर्म नहीं आएगा तो स्पर्म नहीं आने से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये कहा था, 2 कंडीशन बताई थी कि जो फीमेल के अंदर ओवम रिलीज सेकेंडरी साइड रिलीज हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है, तो फैलोपियन ट्यूब में जब आएगा तो वहां पर यदि स्पर्म है, वहां पे 2 कंडीशन लागू हुई थी, याद करो। देखो मैंने कहा था यदि फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म है तो निषेचन होगा, यदि नहीं है तो निषेचन नहीं होगा और आगे ये कंडीशन स्टार्ट होगी। ये कहा था मैंने, याद आया कुछ? हाँ, तो ओवेरी में कोई बदलाव नहीं है, कंडीशन, यानी कि ये कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इस समय क्या होता है, इस दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता है और एस्ट्रोजन का लेवल भी घटता है। क्लियर, कौन से हार्मोन का लेवल घटेगा, कौन से का बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अब अपन बात करते हैं यूट्रस के अंदर क्या बदलाव होगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कहा था कि ये जो एंडोमेट्रियम है इस प्रकार से, इस एंडोमेट्रियम के ऊपर ये स्ट्रेटम बेसिलस और ये हो जाएगी स्ट्रेटम, यहां कर देते हैं स्ट्रेटम बेसिलस और ये हो जाएगी जो स्ट्रेटम। क्लियर, ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम। यूट्रस में क्या होगा कि जब ये दोनों कम हो जाएंगे, तो बच्चों ये यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हो, यहाँ से ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे और ये जब टूटते हैं तो ये जो ब्लडिंग फेज होती है इसको हमने कहा है कि 5 दिन तक कंटिन्यू होती है। जो ब्लडिंग होती है वो 3 दिन तक होती है और एक दिन में 30 से 35 ml ब्लड स्पेंड होता है, यानी कि एक दिन में 30 से 35 ml ब्लड फीमेल की बॉडी से बाहर निकलता है इनके टूटने की वजह से। कितने दिन तक चलता है बच्चों, 3 दिन। तो टोटल कितना हो जाएगा, लगभग इसको हम कह देते हैं 100 ml ब्लड। इतना ब्लड फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज हो। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो 100 ml ब्लड रिलीज हो रहा है ये फीमेल की वेजाइना से होते हुए बाहर निकलेगा। तो जब ये बाहर निकलता है उसके साथ में ब्लड ही नहीं, ब्लड के साथ साथ कुछ और भी पदार्थ होते हैं उसके अंदर। एक तो होता है स्ट्रेटम बेसिलस, स्ट्रेटम फंक्शनल, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये भी तो टूट के बाहर निकलेगी ना, ठीक है। म्यूकस, फाइब्रिनोलाइसिन जमाने के लिए, और लाइसिन गलवा देता है ना उसको, हाँ, देन सेकेंडरी साइड भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या याद रखना है इसके अंदर, कितने दिन का होता है, कौन से हार्मोन का लेवल घटेगा, यूट्रस में क्या बदलाव होता है, कितना ब्लड बाहर निकलता है और कौन कौन से पदार्थ यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये बात समझ में आई? हाँ या नहीं? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। फटाफट लो, चलो ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है या ब्लीडिंग फेज है वो 5 दिन तक हो गया।
6वें दिन से क्या होगा, 6 से लेके 13 दिन प्री ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी मतलब ओव्यूलेशन होना, ठीक है। ओव्यूलेशन जो होता है उससे पहले की यदि अपन बात करते हैं तो उसको बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। या अपन कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन होने से पहले ये जो अभी मैंने बताया था प्रोलिफरेशन होता है एंडोमेट्रियम का, तो वो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन इस फेज में होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया बच्चों, प्रोलिफरेटिव फेज। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो इस फेज का नाम, ये नाम भी क्यों पड़े हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले वाली फेज इसका नाम हो गया प्री ओव्यूलेटरी। दूसरा, इस दौरान एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। कितने दिन तक, 6 से 13 दिन तक ये चलती है। मैंने कहा था कि ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है, तो देखो 13 दिन इसके कंप्लीट होगी, 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा, और जैसे ओव्यूलेशन होगा तो ओव्यूलेटरी फेज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ओवरी की अंदर बात करते हैं तो ओवरी के अंदर एफएसएच का लेवल जो है वो बढ़ेगा, एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, तो यहाँ पर देखो टर्सरी फॉलिकल जो है उसका निर्माण, उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल, पहले टर्सरी उसके बाद ग्रेफियन। तो टर्सरी फॉलिकल से जब मैंने कहा था टर्सरी फॉलिकल के अंदर एक होती है थीका इंटरना, थीका इंटरना, एक जो थीका एक्सटर्ना, और मैंने कहा था इस दौरान यहाँ से एस्ट्रोजन का सेक्रेशन क्या होता है, इंटरना से ज्यादा होगा। देखो एस्ट्रोजन का लेवल पहले क्या रहेगा, ज्यादा होगा, उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल से क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, या फिर आप इसको कह सकते हो मीडियम। एफएसएच, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। अब टर्सरी बनती है पहले तो एस्ट्रोजन का लेवल, पता है कि एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहेगा, उसके बाद टर्सरी फॉलिकल से क्या बनेगा, ग्रेफियन बनेगा, तो ग्रेफियन से एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, और एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है उस दौरान ये सारी प्रोसेस होती है। ये तो ओवेरी की हो गई। अब यदि अपन बात करते हैं यूट्रस की, तो देखो यूट्रस में क्या हो रहा है बच्चों, ये एंडोमेट्रियम थी, अभी मैंने कहा था इसको छोड़ दो, एक बार ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको छोड़ दो, ये केवल एंडोमेट्रियम है, प्रोलिफरेटिव फेज है। तो यहाँ पर स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनल जो ब्लडिंग फेज के दौरान टूट गई थी, टूट के बॉडी से बाहर निकल गई थी, वो दोबारा नहीं यहाँ बनना स्टार्ट हो जाती है, इसी को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज या प्रोलिफरेशन। क्लियर। तो ये जो टूट के ब्लडिंग फेज में निकल गई थी वो दोबारा बनती है, आएगा समझ में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यदि निषेधन नहीं हो रहा है तो फिर से वो टूट के बाहर निकल जाए। ऐसा हर 28 दिन के अंदर चलता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और बताता हूँ, स्ट्रेटम बेसिलस जो होती है वो होती है जो मल्टीलेयर, जबकि स्ट्रेटम फंक्शनल जो है वो क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। यहां तक ठीक है। यूट्रस में क्या बदलाव हो रहा है, प्रोलिफरेशन होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज में, जैसे 13वें दिन में क्या होता है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा था, और एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा था, इस कारण से यहाँ पर एंडोमेट्रियम का जो प्रोलिफरेशन है बच्चों, वो प्रोलिफरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आपसे पूछा सकता है कि एंडोमेट्रियम का जो प्रोलिफरेशन है वो कौन से दिन या कौन से दिन अधिक होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। यह आपने 2 फेज की पढ़ ली, थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड फेज आएगी इसकी ओव्यूलेशन होना, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बात करें। नेक्स्ट फेज की बात करते हैं। अभी बताया था ओव्यूलेटरी फेज, इसकी बात अपन ने पहले कर ली थी, ज्यादा इसमें अपने को डिस्कस नहीं करना है। कौन से दिन होती है, 14वें दिन। मैंने कहा था बच्चों कि ओव्यूलेशन एलएच जो हार्मोन है, उस हार्मोन के जब ये अपने पीक लेवल पे होता है उस दौरान होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है एलएच और एफएसएच, ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं, 14वें दिन अधिक मात्रा में होते हैं। इस कारण से जो ओवेरी है, जो क्या कह रहे हैं, ओवेरी जो है उस ओवेरी से सेकेंडरी साइड वहां से रिलीज होता है, ये क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। लेकिन यहाँ आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि दोनों में से जो एलएच है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए। चलो ओवेरी में क्या बदलाव हो रहा है, एलएच की मात्रा ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। यूट्रस की जब हम बात करते हैं तो यूट्रस के अंदर अभी मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेटम फंक्शनल जो थी इससे पहले वाली फेज में वो केवल सिंगल लेयर थी, वो देखो यहाँ पर मल्टी लेयर होती है इस प्रकार से। यानी कि ये एंडोमेट्रियम हो गया, ये एंडोमेट्रियम के बाहर क्या है, स्ट्रेटम बेसिलस है, और केवल सिंगल लेयर थी फंक्शनल की, वो भी क्या हो जाती है बच्चों, मल्टी लेयर। ठीक है, ये आपको याद है। आगे बात करते हैं
ड्यूरिंग ओवुलेशन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि जब फीमेल की बॉडी में ओवुलेशन होता है, ओवरी से जब सेकेंडरी साइड बाहर निकलता है, तो उस दौरान बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाता है, नॉर्मल से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ये आपको याद है। कौन सी वैल्यू होगी, ओवुलेटरी सबसे छोटी है। उसके बाद इधर आ जाओ नंबर 2, नेक्स्ट वैल्यू हम लास्ट जिसको हम करें लास्ट और 4 नंबर की जो फेज है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो होती है 15 से लेकर 28 दिन। 1 से 5 कौन सी थी, ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल फेज। 6 से 13 प्री ओवुलेटरी। 14वें दिन की बात करें तो वो क्या थी, ओवुलेटरी। और जो लास्ट है 4th नंबर पे पोस्ट ओवुलेटरी, यानी कि ओवुलेशन के बाद में। देखो क्या इसमें ज्यादा अपने को इतना कुछ नहीं है कि हम भूल जाएंगे, इसको याद रहने वाला सीधा सा है कि सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि ओवुलेशन हो रहा है, तो ओवुलेशन हो रहा है तो ओवुलेटरी। अब अपन कह रहे हैं कि निषेचन नहीं हुआ, ब्लडिंग हो रही है बॉडी से, या ब्लड तो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ब्लडिंग फेज। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, ब्लडिंग नहीं, ब्लडिंग हो रही है, निषेचन नहीं हुआ, ब्लडिंग हो रही है, और ब्लडिंग हो रही है तो वहां पर हम कहेंगे कि ब्लडिंग फेज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। पहला दिन कितने दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, ठीक है। 6वें दिन ब्लडिंग फेज के बाद में ओवुलेशन होने की तैयारी होगी, तो प्री ओवुलेटरी। 13 दिन तक हो गया, 14 दिन में ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होने के बाद में आगे की प्रोसेस है वो क्या है, पोस्ट ओवुलेटरी। देखो सीधी सी बात है, लॉन्गेस्ट ओवरी के अंदर निषेचन, यानी कि अपन कह रहे हैं कि जब वहां से बाहर निकल जाता है सेकेंडरी साइड, तो क्या बनेगा बच्चों, कार्पस ल्यूटियम बनेगा। कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहेगा, अधिक। अब यूट्रस की बात करते हैं तो क्रिएटिनिन जमा हो जाता है इसके अंदर, स्टेटम फंक्शनल के अंदर। तो इस स्टेटम फंक्शनल क्या हो जाएगा, क्रिएटिनाइज हो जाता है, क्रिएटिन उसके अंदर जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं क्रिएटिनाइज। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल इस दौरान ज्यादा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम है, और मैंने कहा था कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को मात्रा को बढ़ाए रखती है, मेंटेन रखती है। तो प्रोजेस्टेरोन के कारण फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, वेजाइना में वाटरी जो म्यूकस है, ठीक है, वो सीक्रेट होने लगता है। कब, 15 से 28 दिन तक, जब प्रोजेस्टेरोन का मात्रा बढ़ी हुई होती है, तो फैलोपियन ट्यूब से, यूट्रस से और वेजाइना से वाटरी म्यूकस का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बात हो गई मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 4 फेज पड़ी है, ब्लीडिंग फेज, प्री ओवुलेटरी, ओवुलेटरी, पोस्ट ओवुलेटरी। 1 से 5, 6 से 13, 14 और 15 से 28 दिन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो गया अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। अब आप आगे बात करते हैं। देखो वैसे मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, लेकिन थोड़ा सा एक बार दोबारा इसका अपन रिवीजन करेंगे। यहाँ में थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लेगा ना, थोड़ा पीछे करके देख लेना, नोट कर लेना इसको। हाँ, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यदि सेकेंडरी उसाइट या अपन कहें कि स्पर्म है, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जो अवस्था है ये चली जाएगी, गर्भावस्था में चली जाएगी, प्रेगनेंसी में चली जाएगी, और वो 1 से 9 मंथ तक। और मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कब, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब स्पर्म होगा, ये बात खत्म होगी। कार्पस ल्यूटियम भी रहेगी, प्रोजेस्टेरोन भी रहेगा, सब कुछ यही रहेंगे, और 9 महीने तक ये सीक्वेंस चलेगी। 9 महीने तक कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। लेकिन यदि मान लो कि स्पर्म नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो मैंने आपको बच्चों याद हो तो बताया था कि 23वें दिन से कार्पस ल्यूटियम नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और 28वां दिन आते आते कार्पस ल्यूटियम कंप्लीट नष्ट हो जाएगी। कंप्लीट नष्ट हो जाएगी मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाएगा मतलब जो प्रोलिफरेशन है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, और वो डिजनरेट, टूटने लग जाएगा। और जब जो प्रोलिफरेशन जो हमने पढ़ा था इस प्रकार से एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में ये जब टूटने लगेगा तो ब्लड वेसल्स टूटेगी, कुछ सेल्स यहाँ टूटेगी, डेड सेकेंडरी साइड यहाँ से निकलेगा, और ये ब्लडिंग फेज को प्रमोट, या हम कह सकते हैं कि ये सब होने के बाद में नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। बोलो यहाँ पर, इसको छोड़ो।
में आया मेंस्ट्रुअल साइकिल? ज्यादा इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है, यही आपको याद है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी हुई कुछ सिंपल बातें यहाँ नोट कर लेते हैं। देखो एमेनोरिया किसे कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल अनुपस्थिति। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। एमेनोरिया किसे कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनुपस्थित होना जरूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट होने की कंडीशन में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए। कुछ अन्य कारण भी हैं जिस कारण से मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट साइकिल नहीं आ पाता है। देखो क्या नहीं, जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट हुआ है तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। कौन कौन से रीजन है ये आप यहाँ समझने की कोशिश करोगे। एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि फीमेल प्रेग्नेंट है, निषेचन हो चुका है, तो ये 9 महीने तक कंटिन्यू रहेगा, ये तो आपको पता है। तो प्रेगनेंसी वाला केस सिंपल है। इसके बाद में चाइल्ड बर्थ के हम कहते हैं 6 महीने तक, यदि जो मदर है वो इन्फेंट को दूध पिला रही है, इन्फेंट जो छोटा बच्चा है 1 से 6 महीने तक का बच्चा, उस बच्चे को लैक्टेशन दुग्धपान करवा रही है, इसको बोलते हैं बच्चों लैक्टेशन। यानी कि जो 6 महीने का जो छोटा बच्चा है, 1 से लेकर 6 महीने का जो छोटा बच्चा होता है, उसको मदर केवल अपना दूध पिला रही है, उसके अलावा कुछ नहीं पिला रही है, तो अपना दूध पिलाया जाता है, उसको बोलते हैं लैक्टेशन। इस दौरान भी क्या होता है? पीआरएल ये हार्मोन यहाँ पर क्या होता है? अधिक होता है। इस कारण से ये क्या करता है? ओवुलेशन नहीं होने देता है, या नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होने देता है। पुअर हेल्थ, कमजोर स्वास्थ्य की क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट नहीं होने देता। स्ट्रेस, तनाव, यदि कोई बात की टेंशन है, स्ट्रेस आने पर भी क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो प्रेगनेंसी के बिना भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को नहीं स्टार्ट होने देते, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओवुलेशन की बात करें। देखो ओवुलेशन में हम कह रहे हैं कि 2 फेज हो रही है, 2 कौन सी? तो प्री ओवुलेटरी और एक पोस्ट ओवुलेटरी। तो ये जो है 1 से 14 दिन की होती है, प्री ओवुलेटरी 14 दिन तो ओवुलेशन हो ही रहा है, ये हम कह रहे हैं 14 से 28। तो ये बच्चों 1 से 14 दिन वाली जो है ये बदल सकती है, लेकिन ये पोस्ट ओवुलेटरी नहीं बदलेगी। जो ओवुलेशन होगा वो 14वें दिन हो रहा है, और 14वें दिन से फिर ये तो लास्ट 14 दिन का ही होता है। क्लियर है ना? पोस्ट ओवुलेटरी फेज फिक्स होती है, प्री ओवुलेटरी मतलब जो ओवुलेशन हो रहा है, उस ओवुलेशन होने वाली जो कंडीशन है वो चेंज हो सकती है, लेकिन ओवुलेशन होने के बाद में जो कंडीशन चलती है, आगे की प्रोसेस चलती है, वो फिक्स रहती है, निश्चित रहती है। ये एमेनोरिया हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होना, प्रेगनेंसी में लैक्टेशन और पुअर हेल्थ और स्ट्रेस। लैक्टेशन एक मैंने कहा था एफएसएच और एलएच, ये क्या करते हैं? ओवुलेशन करवाते हैं। तो आपको याद रखना है लैक्टेशन के दौरान पीआरएल अधिक होता है और एफएसएच ये कम होता है। ये मैंने अभी बताया था, एफएसएच और ये एलएच दोनों अधिक मात्रा में होते हैं, इनको ओवुलेशन होता है। ये कंप्लीट इधर आ जाए। डिस्मेनोरिया, इसके अंदर आपको याद रखना है कि पेनफुल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अधिक तेज दर्द होना। एक हो रहा है कि मेनोरिया जो दूसरा है, इसको हम कह रहे हैं कि मेनोरिक, मैक्सिमम मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना, अधिकतम हम कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंतराल में क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर में आपको बच्चों को एक चीज बता देता हूँ कि जो ह्यूमन का ब्रेस्ट होता है या जो फीमेल की जो ब्रेस्ट है, उस ब्रेस्ट के अंदर नोड बन जाती है, गांठ बन जाती है। अब हम नहीं कह सकते कि वो गांठ कैंसर की। क्लियर? उसका टेस्ट होता है, जांच के बाद में भी पता लगता है कि वो कैंसर की गांठ है, कैंसर नोड है, तो उसको ओपन द्वारा हटा देंगे, उसको बोलते हैं मेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? मेसेक्टोमी। लेकिन यदि वो कैंसर गांठ नहीं है तो वो क्या है बच्चों? लिम्फ नोड। तो कई बार क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में लिम्फ नोड होती है और उसको कैंसर गांठ समझ लिया जाता है, ऐसा नहीं होता। जांच के बिना हम नहीं कह सकते कि वो कैंसर की है। नॉर्मल ये तो जो नॉन कैंसर की जो गांठें होती है, लिम्फ नोड होती है, ये जनरली फीमेल ब्रेस्ट में पाई जाती है। उसके बाद यूट्रस के अंदर कैंसर हो जाता है कई बार। यूट्रस के अंदर कई बार तो कैंसर हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि यूट्रस को ही हटा दिया जाता है, यूट्रस को निकाल दिया जाता है और इसको बोलते हैं स्टेक्टोमी। यूट्रस को ऑपरेशन के द्वारा हटा देना स्टेक्टोमी कहलाता है। और बच्चों ये AIPMT
2014 में पूछा था। क्लियर, इसको आप और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना कंप्लीट हो गया है। अब आप अगेन पढ़ेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। ये अपना चैप्टर फिनिश। धन्यवाद।